Namaskar, I Nimesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम्स के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? आई होप अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कराए थे, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और थोड़ा दिमाग लगाने वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं वो कि आपको बहुत केयरफुली उनको रीड करना पड़ेगा। अगर केयरफुली रीड नहीं करोगे तो आपको आता आता आंसर भी आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, जो हमारी कैलकुलेशंस वगैरह उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वरना क्वेश्चन बहुत आराम से, मतलब उन्होंने ऐसे ट्रैप्स बिछा रखे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, इजी क्वेश्चन बना रखा है, थोड़ा सिचुएशन को समझना मुश्किल होता है, बस क्वेश्चन इजी है बट छोटे मोटे जो ट्रैप्स उन्होंने बीच में दिखा रखे, जो एंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो जो एंगल दे रखा था कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है या परपेंडिकुलर के साथ एंगल है, वो समझना थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो बाकी उस पर ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करने वाले हैं हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के, जो हमारे मतलब सीबीएसई में दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, जया ड्रू दिस रंगोली डिजाइन ड्यूरिंग अ कंपटीशन। आपको दिख रहा होगा सर्कल C1, C2, C3 एंड C4 हैव कॉमन सेंटर P, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। द रेडियस ऑफ सर्कल C1 इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर है। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल C1। तो यहाँ पे देखो जो टेबल में दे रखा है ना, वो कैसे दे रखा है कि जो सर्कल C2 का रेडियाई होगा ना, वो इक्वल टू होगा ट्वाइस C1 के रेडियाई के। सर्कल C3 का रेडियाई होगा 2.5 टाइम्स सर्कल C1 के रेडियाई के, और सर्कल C4 का जो रेडियाई होगा वो होगा 3.5 टाइम्स सर्कल C1 के रेडियाई के। तो कुछ ऐसा दे रखा है, तो इसलिए समझने में दिक्कत मत करना। उसके बाद उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल C1 एंड C2 एंड सर्कल C3 एंड C4 हैव बीन पेंटेड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर में कि C1 और C2 के बीच में जो एरिया है और C3 और C4 के बीच में जो एरिया है उसको उन्होंने पेंट किया है। बट एरिया ऑफ द फिगर हैज बीन पेंटेड। तो अब फिगर का एरिया बताना है कि कितना एरिया हमने पेंट किया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप, देख लेते हैं। तो पहले हम अलग अलग निकालते हैं। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन सर्कल C1 एंड C2। ठीक है, C1 एंड C2 के बीच में कैसे निकालेंगे, तो कैसे करते हैं ये, तो देखो एक रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अगर क्या करूं, ये ऐसा कुछ है, ये सर्कल C1, ये C2, अगर हमें ये एरिया निकालना है तो क्या करें हम, सर्कल C1 का एरिया माइनस कर दे C2 के एरिया से, तो ये बचा हुआ एरिया ही आएगा, है ना। मतलब इस पूरे उसको आपने क्या कर दिया, इस पूरे उससे डिलीट कर दिया, तो आपका यही बचेगा। तो हमने क्या करना है, सर्कल C2 के एरिया में से सर्कल C1 का एरिया माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, पाई R1 R2 स्क्वायर लिख देते हैं इसे, R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कॉमन ले लो। उससे देखो ऑप्शंस में देखना पाई की वैल्यू उसने नहीं रखी है। ठीक है, इसलिए पहले ऑप्शंस को हर बार चेक कर लेना कि पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है, क्योंकि ऑप्शन ही बताएगा कि आपको कैसे फॉर्मेट में आंसर देना है। ठीक है, तो पाई पाई तो कॉमन ले लिया, फिर यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर, R2 कितना टाइम्स है उसका, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स R1 का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां से आ जाएगा आपका पाई, यहां से R1 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो R1 की पहले से वैल्यू रखे, यहाँ पे 2 6 12 और यहाँ पे 6 रख के आप स्क्वायरिंग वगैरह मत करना, वो आपका जो कैलकुलेशन है उसको बढ़ाता रहेगा फालतू की। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, 2R1 सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 4R1 स्क्वायर होगा, 3R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 3 इंटू R1 है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 36। तो ये आ गया 3 6 18 1 3 6 9 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आ चुका है सेंटीमीटर में ही दे रखा है। तो ये तो आ गया सर्कल C1 और C2 के बीच में जो एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन C2, C3 एंड C4। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। फिर से वही करेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर आएगा। C4 है 3.5 टाइम्स R1 के होल स्क्वायर माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ R1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई 30.5 का वो क्या होगा, तो देखो इसको निकालने का तरीका चलो मैं बाद में बताऊंगा। तो 125 R स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 25 का आ जाएगा 6.25 R1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 2.25 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 12 में 6 दिया तो 6 इंटू R1 स्क्वायर तो 36। तो ये आएगा, वो कितना होता है ये 216 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या कीजिए, एरिया पेंटेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 216 पाई प्लस 108 पाई। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 और 8 14 1 2 और 2 प्लस 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो किया गया है। तो इस पे आंसर आपका जो ऑप्शन सी है वो मेरे को यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, यहाँ पे अपनी कैलकुलेशंस को बेफालतू में बड़ा मत कर देना। हर किसी का इंडिविजुअल वो निकाल के रेडियस निकाल के, ठीक है। तो इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा दिया है कि कौन सा बच्चा दिमाग लगा के क्वेश्चन करता है और कौन सा यहाँ पे मतलब सीधा सीधा 3.5 को R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आंसर निकाल रहा है। तो वहां से क्या होगा, कैलकुलेशंस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो ज्यादा वो भी नहीं होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें 2-3 पार्ट होंगे, तो 1-1 मार्क के 3 पार्ट होंगे यहाँ पे। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के करना है इस चीज को। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। मेरे को एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिले मुझे, मतलब मुझे लगे डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं। अगर बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेता है, बहुत शांत दिमाग से सोच लेता है, तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही सेम उस पे सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। Jaya wants to outline the boundaries of the circles C2 and C3 with a ribbon. One roll of the ribbon is 20 centimeter long. How many rolls of ribbon would Jaya need? ठीक है, हमें बताना नंबर ऑफ रिबन्स के रोल्स कितने चाहिए होंगे। तो उससे किससे सा करना है, C2 एंड C3 की बाउंड्रीज को, C2 और C3। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमें ये करना है, देखो बाउंड्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितना रिबन के रोल लगेंगे उसकी बाउंड्री को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ C2। तो ये आ जाएगा 2 पाई R 2 पाई R। तो इसलिए देखिए आप जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हो रखी हैं। ठीक है, उन्होंने जो आंसर्स दे रखे हैं, आंसर मतलब उन्होंने सोल्यूशन तो नहीं दिया है डायरेक्टली, जो आंसर है वो दे रखा है, और वहां पे भी थोड़ा गलती है 1-2 में, जो मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक गलती मैंने देखी थी। और बाकी यहाँ पे जैसे देखो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 2/27 लिखी हुई, जबकि 22/7 होना चाहिए था। तो हल्का फुल्का प्रिंट वो मिस्टेक है, तो उसको आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़िएगा। तो 2 पाई R करेंगे यहाँ पे, 2 पाई
R2। तो यह आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू कितने टाइम्स था ये, हाँ तो ये 2 टाइम्स था R2 का, तो 2 × 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2 × 2 = 4, 88, 6 × 8 = 48, 4 6 8 = 48, 52/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं इसको अपॉन 7 में ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वो अभी करूँगा नहीं, लास्ट में करूँगा उस चीज़ को। ठीक है, अब करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ R2, R3 मतलब C3 = 2 πr3, ठीक है। फिर से रहेगा 2 × 22/7 इंटू 2.5, हाँ 2.5 × 6, इसको करेंगे। देखो 2.5 ये इससे मल्टीप्लाई होकर 5 बना देगा, 5 ये जाएगा 110 और 6 से मल्टीप्लाई होगा 660/7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका सर्कमफेरेंस। तो टोटल निकाल देते हैं, टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड इज इक्वल्स टू जाएगा, ये ऐड कर देते हैं 528 + 660 टोटल में 7, तो ऐड करके कितना आएगा ये, लास्ट का तो 8 ही आएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा अपॉन 7, ठीक है, सेंटीमीटर। ये 7 से कटता तो नहीं है, देख लो एक बार, 7 × 7 4 जाएगा उधर, 7 6 × 42, 6 बचेगा 68 नहीं बचता, ठीक है। तो इसको ऐसे छोड़ेंगे अभी। अब देखो अभी क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ 1 रोल ऑफ रिबन कितना है, तो वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। चेक कर लें एक बार दोबारा, तो 20 सेंटीमीटर ही लिखा है, हाँ। तो अब हमें नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड, रोल्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ये, इसको डिवाइड कर देना है इससे, तो ये आ जाएगा 1188/7 × 20, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 हट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 7 × 14, 14 से डिवाइड करते हैं इसे, 118.8, तो 14 के टेबल में 118 कब आता है, मतलब 8 के आसपास की कोई नंबर जो भी 7 से देखते हैं, 14 8 8 6 8 4 20 32 3 8 1 8 11 1 1, ठीक है। तो 8 टाइम्स 112, यहाँ पे 6 बचेगा और 8 आ जाएगा, अभी पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14 5 8.4 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.4 विच इज नियरली, हमें क्या चाहिए होगा 8 तो रिबन पूरे चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ सब 0.4 समथिंग है, उसके लिए एक आप आधा रिबन थोड़ी ना लाओगे, पूरा कंप्लीट 9 ही रिबन लाओगे, तो नियरली 9 रिबन हमें चाहिए होंगे, तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस चीज से मत डरना कि जो आपकी वैल्यू आ रही है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि वो जानबूझ के आपको ऐसे ही वो देगा वैल्यू जो इंटीग्रल नहीं आएगी और आप उससे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपने एनसीईआरटी वगैरह में देखा होगा कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं, जैसे हमने स्फेरिकल मेटल बॉल्स जब उसमें डालते हैं तो वो इंटीग्रल नंबर आता है कि ना इतनी नंबर ऑफ बॉल्स आनी है, ठीक है। बट ऐसे केसेस में नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, क्योंकि जो मेटेलिक स्फेरिकल बॉल वाला था केस, वहां पे क्या था, जो मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है वो कंप्लीटली एक बॉल अंदर जाएगी जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते कि आधी बॉल तोड़ के आपने काट के अंदर डाल दी है ना, तो वहां पे तो वैल्यू इंटीग्रल आनी ही आनी थी, वहां पे कोई वो हो ही नहीं सकता। बट रिबन में क्या होता है,
रिबन में तो ये होगा ना कि आपने पूरा बॉर्डर बनाया, तो कई बार होता है कि एक रिबन का कुछ हिस्सा यूज हुआ और बाकी का हिस्सा बच गया, बट चाहिए तो पूरा रिबन होगा ही। मान लो कि मैंने 8 ही रिबन लाता है, यहाँ पे मैंने 8 रिबन से पूरा डिजाइन बना दिया, पर कुछ हिस्सा वहां पे बच जाएगा जहाँ पे हम डिजाइन नहीं लगा पाए, तो वहां पे करना पड़ेगा, एक और रोल लाना ही लाना पड़ेगा उसको कवर करने के लिए, चाहे उस रिबन का फिर उस रोल का क्या है कुछ हिस्सा बच जाए, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। जरूरत कितनों की पड़ेगी, 9 की ही पड़ने वाली है, चाहे 9वें हिस्से 9वें रिबन का रोल का कुछ हिस्सा बच जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। Jaya says since the radius of the circle C4 is 3.5 times the radius of circle C1, the area occupied by the circle C4 is 3.5 times the area occupied by circle C1। तो ऐसा क्या सही होगा, इस जया करेक्ट ये रीजन, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर रेडियस का जो रेशियो रहता है, मतलब कि यहाँ पे दे रखा है कि C4 अपॉन C1 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1, ऐसा ही कुछ दे रखा है ना। तो क्या, सॉरी ये इनका रेडियस का रेडियस लिख देता हूं मैं यहाँ पे R4 और ये R1, तो क्या इनके एरिया का भी स्क्वायर, मतलब सॉरी एरिया का भी जो रेशियो होगा वो यही होगा। तो आप मुझे बोलेंगे ऐसा नहीं है, अगर हम एरिया ऑफ C4 अपॉन एरिया ऑफ C1 देखेंगे तो ये आएगा पाई R4 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई से पाई तो पहले कट जाएगा। R4 है आपका 3.5 टाइम्स R1 जिसका होल स्क्वायर हो रहा है अपॉन R1 स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 का आपको देता है 12.25 है ना, इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा कि जो एरिया है सर्कल C4 का वो है 12.25 टाइम्स द एरिया ऑफ C1, ठीक है। तो ये सही आंसर होने वाला है आपका। तो ये आप अगर ऐसा बना के वहां पे दे देंगे कि ऐसा ऐसा होगा, तो इसीलिए क्या है जया करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर सही होगा, तो आप बड़े आराम से मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये वाला केस देखते हैं आगे। अब ये रंगोली तो खत्म हुई, अब आएगा सर्कस, फेरिस व्हील, ठीक है। A Ferris wheel is a rotating upright wheel with multiple passenger cars attached to the rim. The passenger cars are installed at equal distance from each other. Neeraj takes a picture of a Ferris wheel, ठीक है, उसने पिक्चर ले ली। He then makes a drawing of the picture and labels some points to make the calculations under. Point X and Y show the position of two consecutive passenger cars. The center of the wheel is labeled O. The radius of the wheel is 16 meter. What is the measure of the angle XOY? ठीक है, तो कुछ नहीं, आपने ये एनसीईआरटी में वो वाला क्वेश्चन किया होगा जो अम्ब्रेला के रिब्स वाला क्वेश्चन था, वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पे फेरिस व्हील को ले आया हो बीच में। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक तरीके से, ये तो बीच में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी दे रखे हैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, ये सेंटर है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरे वो अगर इक्वल ना लगे जो सेक्टर्स बनाए हैं तो कृपया उस पर ध्यान न दें, आप उससे बना लेना अपनी कॉपी में जो मैंने अभी वीडियो के उस पर दिखाया। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन तो उसने बोला है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XOY, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अब बताने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे उसने ये भी दे रखा है ना, X Y, ये A, ये O, ये पॉइंट, पॉइंट P, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब उससे पूछा है कि जो XOY एंगल होगा ना, ये वाला, ये
इसका मेजर कितना होगा। तो आप अगर नंबर ऑफ सेक्टर्स अगर गिन लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर ऑफ सेक्टर्स है। तो टोटल मेजर ऑफ लिख देते हैं, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर्स भी लिख देता हूँ तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स हमारे 12 है, 360 अपॉन 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एक्स और वाई का मेजर आपको 30 डिग्री मिल गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अब आगे देखते हैं। ईच सेक्टर ऑफ द फेरिस व्हील इज टू बी डेकोरेटेड विद लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। व्हाट इज द एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट। देखो अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है, ईच सेक्टर ऑफ द फेरिस व्हील इज टू बी डेकोरेटेड बाय विद लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो हर एक सेक्टर को ना अलग कलर से क्या करना है, वो करना है, डेकोरेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एरिया निकालना है कि एक लाइट ने कितना एरिया डेकोरेट किया होगा। तो मुझे बताइए कि एक लाइट से एक ही सेक्टर अगर डेकोरेट होना है तो आपको एरिया किसका निकालना है, सिर्फ एक सेक्टर का, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग कर दिया है उसने, मतलब लैंग्वेज से, बट है वो एक सेक्टर का एरिया ही निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया डेकोरेटेड विद each light is equals to area of one sector, ठीक है। ये हो गया, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे थीटा है हमारा 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, हमें नहीं वैल्यू रखनी है, इसीलिए देखो हर बार क्या करना, ऑप्शंस है अगर तो ऑप्शन से देख लेना कि पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं। इंटू आर की वैल्यू है 16 इंटू 16, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। हर बार आप जब भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रखें तो हर बार एक बार क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे क्रॉस चेक कर लो कि सही में वो है कि नहीं। रेडियस दे रखा है 16 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो 12 हो गया ये, तो 4 3 जा 4 4 जा, ये हो गया। और बाकी कुछ अब कट नहीं सकता है, तो ये आ जाएगा। इस पे पॉइंट्स में आंसर दे रखा है कि वैसे, तो पॉइंट्स में आंसर है तो इसलिए हम पॉइंट्स में निकालेंगे। 16 4 जा 64 हो जाएगा अपॉन 3 पाई, तो इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.33 आएगा ये, तो 21.33 पाई मीटर स्क्वायर का एरिया एक लाइट ने क्या किया है, डेकोरेट किया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन आपको बी दे रखा है सही, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं, ये रखे रहने दूं, चलो रखे रहने दो, आउट कर दूंगा मैं क्वेश्चन को। What number should the area of sector OYAX be multiplied with to get the area of sector OYPX, ठीक है। तो OYAX इस सेक्टर के एरिया को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे किसका एरिया मिल जाए, OYPX। तो पूरा ये मेजर, हमें माइनर सेक्टर के जो एरिया है उसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे मुझे ये मेजर सेक्टर के एरिया का वो पता लग जाए कितना है। तो देखिए ये मुझे एक सेक्टर का एरिया पता है, और इस वाले में कितने सेक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक सेक्टर के एरिया को 11 सेक्टर के मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन पूरे 11 सेक्टर का एरिया आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसीलिए इसका नंबर होने वाला है 11, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया होगा, जो मैंने वर्बली बोला है, तो आप वो सुन के आप आंसर वो कर लेना, क्योंकि मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, पर लिखने के लिए है ही क्या उसको क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर ये भी हमारा खत्म क्वेश्चन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज मत भूलना, अलग अलग फिगर्स की प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। सर्कल्स में जो थ्योरम पढ़े हैं उनको याद रखना, पिछले साल के जो 9th के थ्योरम से सर्कल के वो याद रखना, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, जितने भी है इनकी प्रॉपर्टीज अगर याद रखोगे बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे ये, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आए एग्जाम में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इतने मुश्किल भी नहीं आएंगे, इससे आसान ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हर बार, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में और आसानी से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रेपीजियम एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैं इसको बना सकता हूँ, ये मेरे स्कोप में है बनाने के लिए। वाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा ट्रेपीजियम का एक साइड, ये हमारी ट्रेपीजियम की दूसरी साइड, ये हमारे ट्रेपीजियम की तीसरी साइड और ये चौथी साइड, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, P हमारा क्या है, इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। ये ऐसा कुछ गिवन है, A B C D, ठीक है, Y। तो Y भी आपका नहीं क्या दे रखा है, पर वो खुद से मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंट हो गया होगा, अगर कुछ आगे इंफॉर्मेशन है, नहीं Y से तो कुछ है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अब से इंफॉर्मेशन क्या दी है, जो BC की लेंथ है, BC जो है वो है 4 सेंटीमीटर, पूरा लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक BC। अब उससे क्या बोला है आगे, बट रेडियस भी तो दिया होगा, हाँ रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ना प्रेशर के अंडर बच्चा ना को मतलब विजन क्लियर नहीं हो पाता है। विजन मतलब ऐसे नहीं कि अंधा हो जाता है मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिगर में उसको ढंग से चीजें समझ नहीं आती है। तो ये जो पीसी है ये भी क्या है, एक रेडियस का ही वो है ना। देखो पी सेंटर से जा रही है कहाँ पे, सर्कमफेरेंस तक, तो इसीलिए ये भी रेडियस है, इसलिए वो 3 सेंटीमीटर होगा। अब उससे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आरपी, ठीक है। आरपी की लेंथ बतानी है, आर क्या है यहाँ पे, आर यही होगा, आर ये है। तो आरपी की लेंथ बतानी है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी सर्कल्स की। देखो ये जो BC है ये सर्कल की कॉर्ड है कि नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेंटर से एक परपेंडिकुलर जा रही है BC के ऊपर, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर जा रही है, तो जब सेंटर से एक परपेंडिकुलर जाती है BC पर, तो मुझे बताइए क्या होता है, वो BC को बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करती है कि नहीं करती है। प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, सर्कल में 2 ही प्रॉपर्टीज है इस साल तो, और 2 में से एक ही पहली वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस कॉर्ड पे, तो क्या होगा, वो कॉर्ड इसको इक्वली डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब है अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना था। अब तो देखो हम बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे कि RC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्यों होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये लिख दोगे काफी हो जाएगा आपका। जैसे ये हुआ यहाँ पे हो जाएगा, फिर RC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 इंटू 4, या फिर RC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जैसे ही आया हम बोलेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल PRC हम बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग PGT जैसे यूज करेंगे तो आएगा PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू RC स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ठीक है। ये जैसे हुआ PC स्क्वायर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RC हमारा 2 स्क्वायर प्लस RP हमें नहीं पता, PR लिखा है कि RP लिखा है उसने,
आरपी ही लिखा है तो हम आरपी ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आरपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 या आरपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 या फिर आरपी इज इक्वल्स टू √5 सेंटीमीटर। तो आप बड़े आराम से क्या करोगे, ऑप्शंस पे चेक करोगे। तो ऑप्शंस में मुझे इजीली दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। अब देखो चालाकी उसने क्या किया है कि साथ में √13 भी दे दिया है और 5 भी दे दिया है। कुछ बच्चे होगा जल्दबाजी में यहीं पे रुक जाएंगे, 5 जैसी दिखेगा उन्हें समझ जाओ, ठीक है। फिर ऊपर कुछ बच्चे होंगे यहाँ माइनस की जगह प्लस करके उसे 13 बना देंगे और रूट करके √13 का आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे करके मिस्टेक्स करने वाले हैं। तो ये इसका ध्यान रखना कि बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को करो, ठीक है। ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते आते आपने आंसर गलत कर दिया, वो बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत दुख होता था जब मैं ऐसी मिस्टेक करता था, तो इसे आप ना करें। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन AD एंड BC इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो ये जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ बोला है उसने, क्योंकि ये दोनों क्या होता है परपेंडिकुलर पैरेलल साइड्स होती है। तो डिस्टेंस जो होगा BC और AD के बीच में हर जगह सेम होने वाला है अगर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज होगी। फिर उसने बोला है कि लेंथ ऑफ AD इज 5.5 सेंटीमीटर। AD की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया नेक्स्ट, फिर बोल रहे लेंथ ऑफ BC इज 4 सेंटीमीटर। वो तो दिया ही है ऑब्वियसली, पहले ही दे दिया था भाई जी। तो ये हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल आउटसाइड द ट्रेपीजियम। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो सर्कल का एरिया ट्रेपीजियम के बाहर है ना, जैसे ये वाला एरिया हो गया ट्रेपीजियम के बाहर, ये एरिया हो गया ट्रेपीजियम के बाहर, ये बताना है कि कितना एरिया ट्रेपीजियम के बाहर लाए करता है सर्कल का। तो कैसे करोगे, सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ट्रेपीजियम का एरिया माइनस करो तो बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया आउटसाइड ट्रैप ही लिख रहा हूँ मैं, ट्रेपीजियम पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ABCD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रैप, ठीक है। तो ये जैसी करेंगे तो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई को उसने बोला है 22/7 यूज करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे AD प्लस BC लिख देते हैं इंटू H हमारा हो जाएगा हाइट ही लिख देता हूँ इसे। तो ये करते हैं, तो 22/7 इंटू हमारा जो रेडियस है वो 3 इंटू 3 माइनस हाफ। देखो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, बट आप क्या करना, अलग एरिया ऑफ सर्कल अलग निकालना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अलग निकालना। क्योंकि जब मैंने मार्किंग स्कीम देखी थी ना CBSE वालों की, तो उसमें यही लिखा था उन्होंने, जब बच्चा अलग अलग चीजें निकाल के फाइनल आंसर निकालेगा तो उसे हाफ मार्क्स करके दिए जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप एक साथ मेरी तरह ना कर दें, क्योंकि मेरे को तो जल्दी में ऐसे ही करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 प्लस 4 इंटू हाइट हो जाएगी 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो 22/7 ये आ जाएगा 9 9 18 99 190/7 माइनस। और कभी भी डिवाइड ना, जब कंप्लीटली डिवाइड ना हो रहा हो तो क्या करना, पहले डिवाइड मत करना, पहले माइनस प्लस कर देना, फाइनल आंसर निकाल के जब आपको डेसिमल वाला डिवाइड करना है फाइनली करना। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आप कुछ राउंडिंग ऑफ करोगे, फिर यहाँ पे भी डिवाइड करोगे राउंडिंग ऑफ होगी, तो फाइनल आंसर में थोड़ा सा जो गैप है ना, क्या होता है कि जो डेसिमल का गैप है वो बढ़ जाता है रियल आंसर और फाइनल हमारे वाले आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 5.5 प्लस 4 हो जाएगा 9.5, तो 9.5 इंटू 3.5/2। अब देखो 2 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 2 से 1 टाइम्स और ये 1 उधर जाएगा तो 2 7 और ये हो जाएगा 5 तो 1.75 ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 2 ऐसे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं जो कंप्लीटली नंबर्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर, मतलब टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल लाते हैं। बट जो
जो नंबर्स क्या होते हैं कंप्लीट वो नहीं करते, कंप्लीट डिवाइड नहीं करते, डेसिमल आगे बढ़ता रहता है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वहाँ पे मैं कहूँगा अवॉइड ही करो। ठीक है, तो 1.75 इंटू 9.5, तो 5 5 जा 25, 2 37, 3 5 जा 5 8, 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63, 67 6, 9 1 जा 9 1 5 5 12 1, 8 हो जाएगा 16 1 6 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स, तो 3 198 माइनस 16.625। ठीक है, अब आपको 7 को वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा काम लंबा है बट ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी, मतलब आसानी, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर 198 माइनस 7 5 35, 3 यहाँ जाएगा, 7 14, 7 1 यहाँ जाएगा, 7 6 42, 43, 4 यहाँ जाएगा, 7 42, 46, 1 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, सॉरी मैंने सही किया क्या, मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया मुझे ऐसा लग रहा है। 7 5 35, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 7 35, 3 यहाँ, तो 7 14, 14 में 3 ऐड हुआ तो 17 आएगा, 7 का 1 यहाँ पे, 7 6 42, 43, 43 आएगा यहाँ पे, और 4 यहाँ जाएगा, तो 7 6 42, 42 में 4 ऐड होगा तो 6, और 4 यहाँ जाएगा, 7 1 7 11। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, अपॉन 7 आ जाएगा, तो माइनस करते हैं इसे। अब देखो माइनस होगा तो अब ये थोड़ा सा टफ वाला माइनस है, 0 0 0, और यहाँ पे 116.375, 5 आएगा, 9 में से 2 आएगा यहाँ पे, और 9 में से 3 किया तो 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में से 1 आएगा यहाँ पे, और 8 आएगा 81, तो ये आएगा 81.625 बाय 7। अब इसको फर्दर 7 से भी डिवाइड कर लो आप। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड, 7 7 7 1 बचेगा 11, 7 1 7, 4 बचेगा, पॉइंट आएगा 6 आएगा, 7 6 42, 4 बचेगा, 2 आएगा। ठीक है, 7 6 फिर से 42 आ जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, फिर 5 आएगा नीचे, तो ये 0 से जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 5 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 11.66, 0 को मैं 1 कहता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑब्वियसली उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया होगा क्योंकि इसके मतलब डेसिमल्स में सबके काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आएंगे, तो इसीलिए वो ऐसा आंसर, ऐसे आंसर का वो नहीं देते हैं, ऑप्शंस नहीं देते हैं, जहाँ पे आंसर हर बच्चे का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ज़्यादा नहीं, 0.001 0.002 का डिफरेंस सब में आ सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है, फिर अब नेक्स्ट केस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो XPY is a semicircle whose diameter XY is equals to 18 centimeter and its center is R। तो आई डोंट थिंक ये मैं जो डायग्राम है इतना अच्छे से बना पाऊंगा, बट फिर भी कोशिश की जा सकती है। और इसका सेंटर है R। ठीक है, ऐसा कुछ है, इसको थोड़ा सा सेंटर में बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक लाइन जा रही है P की तरफ, और फिर ये जा रहा है नीचे Z पे।
और ये एक्स वाई, ठीक है। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये अभी एरिया निकालना भी है, क्या करना है, हाँ ठीक है, एरिया निकालना है। तो एक्स वाई, टोटल एक्स वाई देता है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, और कुछ है, तो देखो अगर ये 18 सेंटीमीटर है, डायमीटर हमारा 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस एक्स आर कितना होगा, 18 का हाफ 9, ठीक है, ये 9 हो गया। फिर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा यहाँ आर से पी तक भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है सर्कल का, सेमी सर्कल का। फिर मुझे बताइए कि ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और यहाँ पे सॉरी आर नहीं है, ये छोटा वाला डायमीटर है, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, और तीनों सर्कल्स क्या हैं, ये इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है, इक्वल रेडियाई वाले सर्कल्स हैं। तो ये R2 R है, ये R है, तो क्या है यहाँ पे एक्स आर इज इक्वल्स टू कितना है, 2R प्लस R, ऐसा है। तो ये 3R के इक्वल है, बट हमें ये भी पता है कि जो एक्स आर की वैल्यू है वो है 9, तो 3R इज इक्वल हो जाएगा 9, या फिर R की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो मैं बड़े वाले उसको क्या लिखूं, ये छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मैं R डैश लिख रहा हूँ, और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैं R लिखूंगा, ठीक है, उससे डिस्टिंक्शन आ जाएगा बीच में। अब क्या करना है हमें, वो क्या निकालना है, अच्छा ये भी है, तो जो शेडेड रीजन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल एक्स पी आर एक्स, और जो सेमी सर्कल और इसका हाफ क्वाड्रेंट निकाल, इसका एरिया निकाले, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एक्स, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एक्स, इसको मैं कुछ नाम दे दूं अपनी तरफ से, ठीक है, इन्होंने ये रखा, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ जेड ए, और यहाँ पे बी देता हूँ, तो एक्स बी ए, ठीक है, हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल नाम दे दिया है, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये आर जेड ए, या ए आर जेड, ठीक है, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो ये तीनों मिला के क्या है, शेडेड रीजन का एरिया कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस सिंपली बेसिक चीजें लगानी थी और इजीली आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस क्या है इसका 9, और हाइट भी 9, तो 9 इंटू 9 प्लस एरिया ऑफ एक्स बी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 90/360 इंटू पाई आर, तो आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। पाई की वैल्यू रखनी है, नहीं पाई की वैल्यू रखनी है, देखो ये हमेशा कर देना, पाई की वैल्यू कभी बिना ऐसे वो करके मत कर देना, 81/2 ये आ जाएगा, प्लस हाफ, अब ये हाफ पाई हमारा ऐसी आर डैश की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस ये कट जाएगा, तो ये 9 4 तो 1/4 पाई आर डैश, फिर से 3 इंटू 3। अब किस फॉर्मेट में हमें आंसर देना है वो हमें क्या बताएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शन है वही बताएंगे, और बड़े ही अजीब ऑप्शन दे रखे हैं, बट मैं यहाँ पे अपने उससे निकालता हूँ क्या आंसर आने वाला है। तो ये 9 पाई 2 9 पाई/4, 81/2 प्लस 9 पाई/2 प्लस 9 पाई/4, इनको तो ऐड करते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 18 पाई प्लस 9 पाई, तो 27 पाई, तो 27 पाई/4 प्लस 81/2, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें उन्होंने
पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। बट 27 पाई बाय, अच्छा तो इन्होंने क्या किया है, इसको भी ले लिया है, वो एलसीएम ले लिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा 27 पाई प्लस 162 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन ए में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में 27 पाई प्लस 162 पाई बाय 162 बाय 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का दिमाग लगाना था और आपका आंसर इजीली आ जाता, ठीक है। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में निपटा देते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो इज अ ज्योमेट्रिकल शेप, C is the center of the circle with radius BC is equals to 21 centimeter. ABC is an isosceles triangle, right triangle. Calculate the area of the triangle outside the circular region. तो ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने। ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, एरिया आउटसाइड द सर्कल निकालना है ट्राइंगल का, मतलब कि हमें जो ये एरिया है ना, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना ही करना पड़ेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है उसने, ठीक है। तो ये राइट साइड एंगल है, हाइपोटेन्यूज कभी भी क्या हो सकता है, दूसरे साइड के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये और ये इक्वल होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जैसे कि 21 सेंटीमीटर हुआ, तो अब तो आप आराम से ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हैं। फिर देखो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा और ट्राइंगल के एरिया से माइनस करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालें, उसके लिए एंगल पता होना चाहिए। तो देखो एंगल, मुझे बताओ जब ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। फिर देखो यहाँ पे 90 जो एंगल है 90 डिग्री का जो वो है, उसका मेजर इसी ने ले लिया, तो बचा कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री इन दोनों में इक्वली डिवाइड होना है, ठीक है। इक्वली डिवाइड कब होगा, जब ये क्या होगा एंगल 45 डिग्री होगा। अब ये भी आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो आप आराम से कर लोगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर्स का नाम क्या दूं मैं, इसको मैं यहाँ पे D बोल देता हूँ, तो ACBD इसे भी, तो CBDDE जबरदस्ती का नाम दे दिया मैंने बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 21 इंटू 21 माइनस, अब यहाँ पे उसने इसका 3.14 बोला है, तो एरिया ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 45/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 21। देखो उसने पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करनी है, तो ये हो जाएगा 441/2 माइनस 45, ये हो जाएगा 9 5 9 4 5 8 3.14 इंटू 441 अपॉन 8, तो ये 2 4 2 1 और ये हो जाएगा 0.5 और ये 7, तो ये आ गया। तो इसको एक और बार फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 0 हो जाएगा 0.7 और फिर 1 जाएगा तो 7 40 8 16, यही वाला है, ठीक है, और 5 तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो मैंने जानबूझ के 2 से एक और बार डिवाइड करे ताकि एलसीएम सेम आ जाए, बाद में क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़े, है ना।
तो 441 को मल्टीप्लाई करना है 785 से। 7 इंटू 22 4 4 8 32 34 3 8 7 4 28 20 31 ये आ जाएगा 0413, ऐसा आ जाएगा 5 8 11 1 6 4 3 और यहाँ पे 3 जीरो आने, तीन पॉइंट आने, तो 3 आ जाएगा ये 441 माइनस 346.185 अपॉन 2। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया है, माइनस कर लेते हैं 0.000 346.185, यहाँ पे एन में 5 बचेगा, 9 में से 8 या 1, 9 में से 8 या 8 और ये आ जाएगा 1 गया, 1 यहाँ पे था तो 11, 10 में से 6 गया 4 और 13 में से 4 गया कितना होगा 9, तो वहाँ तो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 94.815 बाय 2। इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 4 ज़ा 8 1 2 7 ज़ा 14 4 ज़ा 8 0 ज़ा और ये 7 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ गया 47.41 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है सर्कल से बाहर लाएगा। तो देखो 7.775 है ना, तो इसको मैंने हटा के इस 0 को 1 बना दिया, ठीक है, तो राउंड ऑफ कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के, जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मुझे लगे नहीं इसके, ठीक है। तो आप भी एक बार चेक करके प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं हुए ढंग से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट आइटम्स के साथ, और फिर हम उस पर भी काम करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।